प्रॉपर्टीज़ ऑफ NCR। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम यहाँ पर समराइज़ कर लेते हैं एक साथ और फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। NCR की वैल्यू तो हमें पता ही है, NC0 NC1 भी हमें पता है। जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे। NCX इक्वल टू अगर NCY है, देन हम बोलते हैं या तो x इक्वल टू वाई होगा और या फिर x प्लस वाई इक्वल टू n। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, NCR को हम NCN माइनस आर भी बोलेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होती है। और थर्ड प्रॉपर्टी है ये NCR के अपॉन में अगर NCR माइनस वन अगर ये आ जाता है तो n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ये डायरेक्ट कुछ प्रॉपर्टी है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम अभी करेंगे। एक है पास्कल थ्योरम, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। NCR प्लस NCR माइनस वन इक्वल टू n प्लस वन CR। इसको ऐसे ध्यान रखना है हमको कि यहाँ पर देखो n सेम है और r माइनस वन में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर क्या हो जाता है, दोनों n में 1 ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ n और n है तो यहाँ n प्लस वन, और r माइनस वन में जो बड़ा है वो यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू बड़ी है। r और r माइनस वन में r की वैल्यू बड़ी है तो r आगे आ जाएगा नीचे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इजी और इम्पॉर्टेंट, जिस पे बेस्ड हम क्वेश्चन। एक और प्रॉपर्टी ये लिख देता हूँ कि अगर NCR है, अगर मैं n और r को बाहर निकालूँ तो एक कम हो जाता है n माइनस वन CR माइनस वन। अगर n माइनस वन को भी अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो ये वैल्यू प्रोसीड ऐसे ही करती जाएगी, n माइनस टू CR माइनस टू, और आगे भी ऐसे ही बढ़ती जाएगी। ये कुछ बहुत इजी सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार इनको समराइज कर लिया हमने। अब क्वेश्चन लिखते हैं। अब तुम्हारी ड्यूटी है ढूंढो और बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है और क्या आंसर आएंगे। क्वेश्चन सीधे लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू गिवन है, इफ 15C 3R इक्वल टू 15CR प्लस 3, देन R इक्वल टू बताना है क्या होगा। ऑप्शन भी यहाँ पर मैं देता जा रहा हूँ, 3, 6, 9 और नन। तो अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी ये देखना है हमको। R की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी हमारे सामने अभी लिखी हुई है कि अगर NCR में NCX और NCY अगर इक्वल है, ये लिखा हुआ है कि अगर NCX इक्वल टू NCY है तो x प्लस वाई या तो x इक्वल टू वाई होगा और या तो x प्लस वाई इक्वल टू n होगा, दोनों ही हो सकता है। तो उसी का यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो उसी से हमारा डायरेक्ट तुरंत आंसर आ जाएगा कि भाई NCX इक्वल टू NCY है तो x प्लस वाई, x इक्वल टू वाई तो हो नहीं पाएगा ये, या x इक्वल टू वाई भी करके देख लेते हैं, पहले एक ये भी कर लेते हैं, दोनों से आंसर निकाल के देखते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इफ NCX इक्वल टू NCY देन x प्लस वाई, x इक्वल टू वाई भी होगा और x प्लस वाई इक्वल टू n। तो जब इसमें करेंगे तो 3R इक्वल टू R प्लस टू, R प्लस थ्री, तो 2R इक्वल टू 3, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू 3/2। और एक यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 3R प्लस R प्लस 3, भाई ये x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है, और इक्वल टू n है 15, तो 4R इक्वल टू हो जाएगा 12, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगी 3। तो R की दो वैल्यूज़ तो आ रही हैं, लेकिन यही हमने क्यों कंसीडर किया है, ये कंसीडर क्यों नहीं किया है, उसका रीज़न ये है कि जो n और r होते हैं वो हमेशा इंटीजर होते हैं। हम फ्रैक्शन में कभी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फ्रैक्शन में r कभी नहीं होता, n इंटीजर होगा, r इंटीजर होगा, और n की वैल्यू जो है वो हमेशा बड़ी होगी r से। अभी कभी कुछ ऐसा आ जाए कि r की वैल्यू 15 से बड़ी आ जाए तो भी पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि 15 से बड़ी हो ही नहीं सकती है। एनसीआर में हमेशा n ग्रेटर देन और इक्वल टू r होगा, n भी इंटीजर होगा और r भी इंटीजर होगा। ये हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन आ गया। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPR equal to 2520, if NPR equal to 2520 and NCR equal to 21, then R equal to बताना है क्या होगा। NPR की वैल्यू है 2520, NCR की वैल्यू 21 है, देन R इक्वल टू बताना है क्या होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी से क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे एकदम। 3579, ये नन कर लेते हैं इसको। चलो फाइव 5 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी मैंने ऊपर नहीं लिखी है, लेकिन हमें पता है कि प्रॉपर्टी ये भी एक है कि एनसीआर और एनपीआर में डायरेक्ट रिलेशन एक होता है। यस सर फाइव हाँ, बिल्कुल सही है। तो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू एनपीआर, ऐसा कुछ होता है एनसीआर और एनपीआर में। क्योंकि एनसीआर की वैल्यू होती है ना एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर, उसमें से आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करके कट होगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो इसी से सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। एन पी आर इक्वल टू हो जाएगा एन सी आर, और N2 में क्या हो जाएगा R फैक्टोरियल। तो बस इसी में वैल्यू पुट कर दो सभी की। 2520 इक्वल टू 21 इंटू आर फैक्टोरियल, और इससे डिवाइड कर दो 2520 को। तो 3 से कट हो जाएगा, और फिर 7 से भी कट होना चाहिए इसको। 7 3 और 7 2 7 3 21 और 7 3 21 हो गया ना हमारा आंसर 120। तो आर की वैल्यू 5, क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। इजी है ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। 2nC3 रेशियो nC3 इक्वल टू 11:1, देन n इक्वल टू बताना है क्या होगा। टू nC3 अपॉन nC3 इक्वल टू 11 गिवन है, देन n इक्वल टू वॉट। यहाँ पर ऊपर ज़रूरी नहीं कि अब वही प्रॉपर्टी जो ऊपर लिखी है उन्हीं को हम देखें, कुछ डायरेक्ट फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए कि NCR का फार्मूला क्या होता है, NC3 का फार्मूला क्या होता है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। NCR का फार्मूला या NC3 का फार्मूला भी हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। याद होगा सबको NCR का हमने फार्मूला लिखा था, और वहीं पे NC3 का भी फार्मूला लिखा हुआ था। NC3 का मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या होता है n-1 n-2। अगर हम डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ तक ओपन होता है ये NC3। ये पता होना चाहिए हमको। NCR के फार्मूले से ओपन करोगे तो ये वही जाएगा। ऐसे NC2 का भी बताया होगा, n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। NC1 का तो n होता है और NC0 का 1 होता है।
ये सब एनसीआर के फार्मूले से ओपन किए गए हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये सब एनसीआर का फार्मूला जो होता है उससे ओपन करोगे तो यही सब में आने वाला है। एनसीआर का फार्मूला सबको पता ही है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो उसी से रिलेटेड है ये, कुछ नया काम नहीं करना है। Saturday. ओके, करेक्ट है, 6 ही आएगी वैल्यू। 2NC3 है, बस यहाँ पर NC3 है और यहाँ 2NC3 है, तो 2NC3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये हमने NC3 की वैल्यू लगा दिया। यहाँ पर NC3 का ओपन कर देते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। जो अपॉन में वैल्यू थी उसको हमने रिवर्स कर दिया, तो डिवाइड हो जाएगी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई और ये n से n कट हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू n माइनस 1, तो n माइनस 1 से ये भी कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लेके n माइनस 1 बनने वाला है। तो ये 2 2 ज़ा 4 के साथ क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 और 11 के साथ आ जाएगा n माइनस 2, 8n माइनस 4, 11n माइनस 22, तो 3n इक्वल टू 22 माइनस 4 18, तो n इक्वल टू 6। तो ये सिंपल से फार्मूले हैं, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, कुछ इसमें इतना बड़ा काम नहीं करना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये जेई में आया हुआ है, ये IIT जेई का क्वेश्चन है। इसमें गिवन था 47C4 प्लस सिग्मा जे इक्वल टू 1 to 5 और 52 माइनस JC3, इसकी वैल्यू बतानी थी क्या होगी। और ए में गिवन था 51C4, बी में गिवन था 52C4, सी में गिवन था 53C4 और डी में नन। तो एक बार इसको भी ट्राई करें, आप देखें कुछ हो सकता है क्या इसमें। सिग्मा सभी को पता है कि सिग्मा कैसे ऑपरेट करता है, जे की वैल्यू 1 से लेके 5 तक ऊपर रखते जाना है, और सिग्मा का मतलब होता है समेशन, तो प्लस करते जाना है। पहले जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो 51C3 आ जाएगा, प्लस फिर जे की वैल्यू 2 रखोगे तो 50C3 हो जाएगा, ऐसे ही प्लस होता चला जाएगा और 5 तक रखते जाना है और सबको प्लस कर लेना है। और फिर हम देख रहे हैं कि सी का आंसर हमको सी के टर्म में ही देना है। जितने भी LHS में सी है उन सब की वैल्यू जो ऑप्शन में दी हुई है सब सी के टर्म में। तो सी का आंसर जब सी के टर्म में देना हो तो फिर हमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए, वो हमारे पास ऊपर गिवन है। तो एक बार आप अपना दिमाग लगाएं, नहीं होता तो फिर मैं बताता हूँ।
That is 51C4. 51C4 That is 52C4. ओके। हाँ 52C4 करेक्ट है। 51C4 गड़बड़ था, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया है शायद। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सिग्मा ऑपरेट करना हमें आना चाहिए। तो सिग्मा के बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं, और नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ कैसे ऑपरेट करते हैं सिग्मा। सबसे पहले तो 47C4 को हमने नोट किया। 47C4 प्लस यहाँ पर हमें क्या करना है, ये कह रहा है जे की वैल्यू 1 से लेके 5 तक रखनी है। यहाँ पर जहाँ जे दिखेगा वहीं पर तो रखोगे। तो जब जे की वैल्यू 1 रखोगे तो 52 माइनस 1, तो 52 माइनस 1 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 52 में से 1 जाएगा तो 51C3 आ जाएगा। ठीक है। फिर जब 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 50C3 आ जाएगा। फिर 3 रखोगे तो एक एक कम करते जाओ, 49C3, 48C3 और 47C3। यहाँ तक तो बात सबको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर ये 5 टर्म हमको मिल गए इसकी वजह से, क्योंकि उसने बोला था कि 5 टर्म तक रखना है। तो जब 1 रखा तो 51 आ गया, 2 रखा तो 50, ऐसे ही 47 तक आ गए। अब यहाँ पर हमारे पास कोई फॉर्मूला है कोई ऐसा, ऊपर से देख लेते हैं, जिसमें n के टर्म में हो और आंसर भी c के टर्म में आता हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमें ध्यान रखना है। इसका नाम है पास्कल थ्योरम, कि अगर NCR हो और NCR माइनस 1 हो, C का आंसर C के टर्म में ही आने वाला है। हमें क्या करना होता है कि n जब अगर सेम है तो n सेम होना चाहिए और r में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो फाइनली क्या हो जाता है, n में एक ज़्यादा हो जाता है और r जो है वो बड़ा वाला कंसीडर कर लेते हैं। इसको एक बार वहाँ पर भी लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा रिज़ल्ट है वो ये है कि अगर NCR हो और NCR माइनस 1 हो तो n सेम होना चाहिए, तो 1 ज़्यादा हो जाता है और r जो है वो इन दोनों में जो ग्रेटर हो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें कौन से दो टर्म ऐसे हम कंसीडर करेंगे जिसमें n सेम होगा। तो दिख रहा है साफ साफ कि 47C4 और 47C3, इन दोनों को जब हम कलेक्ट करेंगे एक साथ तो इन दोनों का फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा। अब इनको मैं बार बार लिखूंगा नहीं, क्या आएगा इनका रिजल्ट यही बताओ मुझे क्या आएगा। तो ये आ जाएगा 47C, 48C4. हाँ 48 आ जाएगा, और C के साथ 3 और 4 में कौन बड़ा है, तो ये आ गया। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सबको कि 47 दोनों में कॉमन था तो इसलिए 48 हो गया। अब जरा देखना यहाँ पर, यहाँ समझना बात को। 48 वाले टर्म को मैं 48 के साथ लेके जा रहा हूँ, 48 वाले टर्म को 48 के साथ, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 48C3 और 48C4, इन दोनों का 49C4. तो 49C4 बिल्कुल सही है। अब 49C4 को हमने क्या करना है, 49C3 के साथ ले लेना है। तो इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा 49 और प्लस 1 करेंगे, ओके, तो 50 हो जाएगा। तो ये 50C4 हो गया, एक एक ऐड करते जाना है ना। और 50C4 को, अब ये जो 50C4 है इसको हम 50C4 को 50C3 के साथ ले लेते हैं और इन दोनों को हम यहाँ लिख देते हैं कि ये कितना आएगा, तो 51C4 आ जाएगा। अब 51C4 को अब हम क्या करेंगे, 51C4 और 51C3, ये वाला हमारा पार्ट और जो ये वाला हमारा पार्ट है, इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो एक और ऐड हो गया 52C4। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो बस यही काम करना है कि ऐसे दो n को एक साथ कनेक्ट कर देना है जिनमें n की वैल्यू सेम आ रही है, और उन दोनों को ऐड करने के बाद n में एक ऐड कर देना है और r में जो ग्रेटर r है उसकी वैल्यू को ले लेना है, n+1CR। जब 1 का डिफरेंस हो तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। 49C3 है तो 49C4 ही होना चाहिए, ये ना हो कि 49C5 में हम ऐड कर दें, नहीं, 1 का डिफरेंस होना चाहिए r में और n सेम होना चाहिए। n में एक ऐड हो जाता है और r जो छोटा है उसको नहीं लेते, जो बड़ा है उसको ले लेते हैं।
तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा गया है जेई में। इसी से रिलेटेड एक और जेई का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो भी पूछ गया है प्रीवियस ईयर में। उसमें उन्होंने कुछ इस टाइप से दिया हुआ था। ये एनसीआर का नोटेशन है, कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन, और इसमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। Sir, 2 times n plus 1 CR. 2 टाइम्स n प्लस 1 CR। चेक करो आराम से करो, चेक करो। चेक कर लिया, सही है ना? Yes, sir. ओके, करेक्ट है। ये हो गया एनसीआर, और यहाँ पर जो 2 टाइम्स एनसीआर है, एनसीआर माइनस 1 को उसको मैंने अलग अलग कर लिया है, एनसीआर माइनस 1 और एनसीआर माइनस 1, और यहाँ पर हो गया एनसीआर। अच्छा, तो ये तो दोनों फिर सेम ही हो गए ना, यहाँ पर तो ये दोनों सेम हो गए, बल्कि इनको एक्सपैंड ही क्यों करना, फिर तो ये एनसीआर एनसीआर तो दोनों सेम ही है, तो 2 टाइम्स ही कर लेते हैं ना सीधे सीधे, क्या प्रॉब्लम है भाई? यहाँ पर भी ये 2 टाइम्स है और ये भी 2 टाइम्स है, ये भी तो एनसीआर है और ये भी एनसीआर है, तो 2 टाइम्स एक हो गया एनसीआर और एक हो गया एनसीआर माइनस 1, तो ये तो सीधे सीधे हो गया 2 टाइम्स एन प्लस 1 CR, तो ये आंसर हो गया। बोलो, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, चलिए तो एक और लेते हैं इसमें क्वेश्चन। तो और इसमें गिवन है 20C13 माइनस प्लस 20C14 माइनस 20C6 माइनस 20C7, इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है, क्या होगी? इवेलुएट दिस वैल्यू। सोचो, इसको सॉल्व करना है हमको और इसका आंसर बताओ क्या होगा। Sir, हाँ जी, बताइए। sir, C के टर्म का आंसर देना है। हाँ, सी के टर्म में दे दो, लेकिन नहीं Sir, नहीं 20. नहीं नहीं नहीं, 20. कांस्टेंट के टर्म में दो, कांस्टेंट के टर्म में, मतलब वैल्यू इवेलुएट करके फिर। Okay.
सर जो हाँ 0 होगा, बिल्कुल सही है। तो ये आंसर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा देखते हैं ज़रा, बाकी लोग भी देखें समझे यहाँ पर क्या है। यहाँ पर पास्कल थ्योरम अप्लीकेबल है, एन की वैल्यू सेम है और आर में 1 का डिफरेंस है। तो क्या आंसर रिजल्ट हो जाएगा, एन प्लस 1 सी आर, और आर जो ग्रेटर है वो, और यहाँ पर भी एन और एन सेम है और आर में 1 का डिफरेंस है, तो एन प्लस 1 सी आर हो जाएगा, और आर जो है ग्रेटर है वो 7 है, तो ये ओके 21 सी 14 माइनस 21 सी 7। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और यूज़ हो रही है, हमने पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी, यहाँ लिख के बता देता हूँ मैं। एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। अब इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें पता होना चाहिए था, कई लोगों ने ओपन किया हो तो इस तरह समझे कि एन सी आर को ही हम एन सी एन माइनस आर भी लिखते हैं, तो ये एन है और ये आर है, और इसी को हमें ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम सीधे बोल देते कि 21 सी 14 हो या 21 सी 21 माइनस 14 हो, दोनों का मतलब सेम है। तो ये 21 सी 21 माइनस 14 7, और ये 21 सी 7, तो ये दोनों कट होके आंसर क्या हो गया 0। और अगर मान लिया तुम इसको ओपन भी करते हो तो एक ही लाइन में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। चाहो तो तुम इसको दोनों को ओपन करके भी देख लो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, 21 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी वही आएगी, 21 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 14 फैक्टोरियल। और तुम्हें इस तरह ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कई बार ज़रूरत पड़ेगी कि 21 सी 14 को तुम 21 सी 7 लिख सकते हो, ऐसा तुम्हें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक और लिखते हैं फिर, बहुत छोटे छोटे से हैं ये क्वेश्चन, एक और देखते हैं, इसका भी आंसर बताओ क्या होगा। 25 सी 2 25 सी 22 माइनस 24 सी 21, इसकी वैल्यू पूछी गई है और ऑप्शन भी सी के टर्म में है। 24 सी 22 25 सी 22 और माइनस 24 सी 21, 24 सी 23, 24 सी 21, 24 सी 24, और डी है नन। अब देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही, प्रॉपर्टी से सॉल्व करो तो ज़्यादा समझ में आएगी बात, नहीं तो फिर प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर पाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई जाए, सी का आंसर सी के टर्म में चाहिए हमको। तो अभी मैं कई बार इस तरह की बात बोल चुका हूँ कि सी का आंसर सी के टर्म में चाहिए, तो हम किसका यूज़ करेंगे। सर 24 सी 22 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 का डिफरेंस हो रहा है, 25 से कम हो रहा है ये, तो अपने आप समझ में आ जाएगी, ऑटोमेटिक बात समझ में आ जाएगी कि अगर हम देखें यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करें, पास्कल थ्योरम का यूज़ करें, तो 25 कैसे आएगा, 25 सी 22 हमें लाना है 24 सी 21 के टर्म में। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो कि देखो 24 सी 1 24 सी 21 और 24 सी 22, अगर ये दोनों एक साथ होते, अगर ये दोनों एक साथ होते तो इन दोनों में एन सेम है,
तो यहाँ पर एक ज़्यादा हो जाता, और इन दोनों में जो बड़ा है वही वैल्यू यहाँ पर आ जाती। तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि 24C21 और 24C22 को हम 25C22 लिख सकते हैं। तो उसने हमसे क्या पूछा है, 22 में 24C21 को माइनस कर दो, तो इसको इससे माइनस करा दो, तो क्या आ जाएगा 24C22 हमारा, ये जो ऑप्शन है ये आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है सभी को कि प्रॉब्लम है इसमें कहीं पर, बताइए। तो ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे खूब सारे क्वेश्चंस की, ऑटोमेटिक हमारा दिमाग काम करने लगेगा कि जब सी का आंसर सी के टर्म में चाहिए तो प्रेफरेंस हमको पास्कल को देना पड़ेगा, पास्कल थ्योरम को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो ओके, आगे लिखते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है। इस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीआर की वैल्यू 84 है, एनसीआर -1 की वैल्यू 36 है, और NCR +1 की वैल्यू जो है वो 126 है। फाइंड आउट करना है N एंड R, N और R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करिए, इसको भी देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर भी सोचे थोड़ा सा कि N और R की वैल्यू कैसे सॉल्व होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर N और R जो है वो दो अननोन है, और 3 इक्वेशन N और R के टर्म में बनेंगी। तो एक तो मेथड होता है कि हम सब में सीधे सीधे NCR का फॉर्मूला अप्लाई कर दें और फिर अलग अलग डिवाइड कर दें, या तो हम थोड़ा दिमाग लगाएं कि हमने पिछले टर्म पे या यहाँ पर हमने फार्मूला अभी सीखा कि एन अगर सेम हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये देखो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, नंबर 3 की, अगर NCR हो और NCR -1 हो तो इसको मत सॉल्व करो, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है N-R+1/R। NCR हो, N सेम हो और R में 1 का डिफरेंस हो तो N-R+1/R होता है। बस तो ये होना चाहिए कि R है तो जो बड़ा R है वो जो R और R-1 में जो R है उसको यहाँ रखा गया सब जगह R की जगह पे। तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, या अगर मान लिया हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं भी करना चाहते तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि बगैर फार्मूले के सॉल्व होगा ही नहीं। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। हम तीनों की वैल्यू निकाल दें और फिर एक एक को करके दूसरे से डिवाइड करते जाएं। दो दो को डिवाइड करेंगे, जैसे फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दिया, तो दो इक्वेशन N और R में बन जाएंगी। सब्जेक्टिव पार्ट है ये, NCERT का क्वेश्चन है, ईजी और इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है बोर्ड में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, NCR में NCR-1 को पहले डिवाइड किया, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया, इसको 2 और इसको 3, तो इक्वेशन 1 को 2 में डिवाइड कर दिया। 2 को 1 में कर सकते हो, 1 को 2 में कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने किया वही करना चाहिए आपको। बस मैं इस तरह कर रहा हूँ कि मैं अपना फार्मूला यूज़ करूँगा ताकि हम एक भी लाइन कैलकुलेशन बढ़ाएं नहीं। NCR और NCR-1 का हमें सीधे सीधे रिजल्ट पता है, N-R+1/R होता है, और 12 से ये दोनों कट हो सकते हैं, 12 7 जा और 12 3 जा, तो ये आ जाएगा 7/3। और दूसरे को अगर हम थर्ड से डिवाइड कर दें, यहाँ पे NCR+1 और यहाँ पर R है, मतलब जो बड़ा है वो ऊपर रहना चाहिए NCR+1, और जो छोटा है वो NCR है तो उसको नीचे रख लेते हैं, क्योंकि 1 के डिफरेंस का हमें फार्मूला भी पता है। तो ये हो जाएगा 126/84। अच्छा, इसमें कैसे फार्मूला, यही वाला फार्मूला यहाँ कैसे अप्लीकेबल होगा, तो मैंने अभी बात की थी तुमसे, अभी मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पर R है वही R यहाँ पे हर जगह रखा जा रहा है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करो कि यहाँ पर R की जगह पे क्या है, जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, R नहीं है, R+1 है, तो यही R+1 अपने इसी फार्मूले में जो ये फार्मूला लिखा हुआ है
n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, उसी में वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, n माइनस आर और r की वैल्यू है r प्लस वन, और प्लस वन अपॉन r और r की वैल्यू है r प्लस वन, इक्वल टू, इसको कट कर दो, 12 7 जा, और ये 12 से कट होगा, किससे कट हो जाएगा, ये किससे कट करें इसको, 12 से तो नहीं होने वाला, कि हो जाएगा। इसको पहले हम कट करते हैं, 7 से कट करें, 14 के टेबल में आते हैं ये दोनों, 14 7 जा, 14 6 जा, और ये कितना हो जाएगा, 14 9 जा, और ये 3 3 जा, और ये 3 2 जा, तो ये वैल्यू आ गई 3/2। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3/2, और इसको ओपन कर सकते हैं हम, n माइनस आर माइनस वन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इक्वल टू 3/2, 1 और 1 कट भी हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है, n माइनस आर इक्वल टू 3/2 आर प्लस वन। हमें n और r दोनों निकालने हैं, तो हम यहाँ पर n और r में क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन भी बना सकते हैं, और थोड़ा दिमाग लगा के हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि भाई n माइनस आर प्लस वन की वैल्यू क्या आ रही है, 7/3r। तो n माइनस आर की वैल्यू क्यों ना हम पूरी की पूरी उठा के n माइनस आर यहाँ रख देते हैं इस जगह पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2r प्लस 3/2 प्लस वन इक्वल टू 7/3r। कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम यहाँ से n और r में एक इक्वेशन यहाँ बना लो, यहाँ से n और r में एक इक्वेशन यहाँ बना लो, और उन दोनों को सॉल्व कर लो इजीली, जैसे मेथड तुमने 10th में पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे ज़्यादा इजी तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन ही होगा। तो ज़रा सॉल्व करो और बताओ यहाँ पे क्या आ रही वैल्यू। 3/2 हो जाएगा ये 5/2, और ये 7/3 माइनस 3/2 के साथ r हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 6, एलसीएम ले लेते हैं, 14 माइनस 9, 5/6 आ, तो 5 से 5 कट हो गया, और 2 3 जा 6 हो गया। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 3, r इक्वल टू 3 आ गया। ओके, अब r की वैल्यू 3 कहीं पर भी पुट कर दो तो n की वैल्यू आ जाएगी, कहीं पर भी, यहाँ पुट कर दो, वहाँ पुट कर दो, कहीं पर भी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, किसी में भी पुट कर दो, तो n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इक्वल टू 7/3। 3 से 3 कट हुआ, और 3 माइनस 1 2, और 2 उधर गया तो 7 और 2 9, तो n की वैल्यू 9 आ गई और r की वैल्यू 3 आ गई। कैसे भी चाहो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बताया वैसे ही करें हम। हमें n और r में दो इक्वेशन बनानी है, किसी को किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। हमने क्यों इसको इससे किया है, क्योंकि हमें पता है कि रिज़ल्ट हमें पास है, और हमने याद किया हुआ है कि NCR और NCR माइनस वन का जो रिज़ल्ट होता है वो n माइनस आर प्लस वन CR होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये यूज़ कर लिया। अगर हमें नहीं याद है रिज़ल्ट तो हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बताइए बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, यस और नो? नो सर। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये एक दो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूँ आपको, इसको आप सॉल्व करें और फिर इसके आंसर निकालें, फिर बताएं। चलो एक इनइक्वालिटी का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे काम करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। ये एक प्रॉपर्टी थी, वो वहाँ पर मैंने नहीं लिखी है, NCR या NCX कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे वो NCX और NCY वाली प्रॉपर्टी थी, वही है ये। NCX इज़ ग्रेटर देन NCY, और अगर x ग्रेटर देन y है, ठीक है ना, n तो सेम है, c भी सेम है, अगर x ग्रेटर देन y है देन n इज़ ग्रेटर देन x प्लस y हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इस पे आप थोड़ा कंसंट्रेट करें और आंसर बताएं क्या होगा।
द लीस्ट वैल्यू ऑफ, लीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ, लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज, n की लीस्ट वैल्यू बतानी है, क्या होगी, NC6 प्लस NC7 ग्रेटर देन n+1C6, NC6 प्लस NC7 ग्रेटर देन n+1C6, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। वही लगा दो प्रॉपर्टी अपनी, n ग्रेटर देन x प्लस वाई करके। पहले तो यहाँ पे पास्कल थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं, NCR प्लस NCR -1 है तो वो n+1CR हो जाएगा, और फिर वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। सर n is greater than 12। आंसर बताना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगी। सब कुछ तो निकाल चुके हो, बस तुम्हें आंसर बोलना है। सर हाँ बोलो बेटा। 13। हाँ बिल्कुल सही है, n ग्रेटर देन 12 का मतलब ही हो गया 12 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 13 ही होने वाली है। चलो देख लेते हैं, बाकी लोगों को बता यस दें। सर। ओके, ये यहाँ पर हमने पास्कल थ्योरम का यूज़ किया तो ये हो गया n+1C7 ग्रेटर देन n+1C6, और ये ऊपर प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि n जो होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है x प्लस वाई, तो यहाँ पर हो गया n ग्रेटर देन 12। n की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए, तो 12 से बड़ी इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 12 से बड़ी इंटीजर वैल्यू तो 13 ही होने वाली है। तो मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 13, यही आंसर हो जाएगा। अब कोई कहते भाई 12.1 भी तो बड़ा होगा, 12.2 भी तो बड़ा होगा, लेकिन हम इंटीजर वैल्यू लेते हैं ना, यहाँ पे n और r इंटीजर होने चाहिए, NCR में n और r इंटीजर होने चाहिए, तो जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 12 से बड़ी, यानी कि 13। एक और अच्छा बता दो, यहाँ पर n-1C3 है, n-1C4 है, ग्रेटर देन NC3 है, देन वही बता दो मिनिमम वैल्यू ऑफ n, n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सर 8। हाँ तो n की मिनिमम वैल्यू सीधी सी बात है 8 होने वाली है। यहाँ पर पास्कल थ्योरम का यूज़ कर दिया तो n+1 हो गया, तो n-1 प्लस 1 और C4 हो गया, तो ये n से n कट, 1 से 1 कट हो गया, तो NC4 ग्रेटर देन NC3, तो n ग्रेटर देन 4 प्लस 3 यानी कि 7, तो n जो है वो 7 से बड़ा क्या होगा जो मिनिमम वैल्यू देगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, तो ये हमारा आंसर हो गया n 8। तो हमने कुछ परमुटेशन पढ़ा था अंडर रिस्ट्रिक्शन, आज हम इसी में स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन, जो काम हमने उसमें किया था वही यहाँ पर भी करेंगे। लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, कॉम्बिनेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन। कॉम्बिनेशन अंडर रिस्ट्रिक्शन। और इसमें लिख लेते हैं केस फर्स्ट,
नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग, राइट डाउन फर्स्ट लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि क्या है ये। नंबर ऑफ समझ में आ जाएगा, इजी है क्योंकि हम रिस्ट्रिक्शन पढ़ चुके हैं उसमें, तो फिर इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नंबर ऑफ वेज of choosing r thing out of n different thing if p particular thing must be excluded। हमें क्या करना है कि हमें n में से r को चूज़ करना है, और चूज़ करने के लिए तो सीधे सीधे हम NCR का फॉर्मूला लगाते ही लगाते हैं। लेकिन याद होगा हमने परमुटेशन में भी ऐसा काम किया था कि हमें जो है एक जो p है वो हमें चाहिए ही नहीं, p पर्टिकुलर थिंग हमें चाहिए नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, कौन बताएगा इसका आंसर? हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग, हमारे पास n है, उसमें से हमको r को सेलेक्ट करना था तो NCR होता, लेकिन उसने कहा है कि p जो है वो दिखना ही नहीं चाहिए, उसको भगा दो एकदम मार के। पर्टिकुलर थिंग मस्ट बी एक्सक्लूडेड, जैसे हमने बताया था कि हमें कुछ सिलेक्शन करना होता था, कुछ को हमें लेना ही लेना होता था, और कुछ को कह देना होता था कि भाई इसको भगा दो, इसको चाहिए ही नहीं हमको, ये दिखना ही नहीं चाहिए वहाँ पर। तो इस तरीके से हमने उसको भगाना है। तो मेरा पी पर्टिकुलर थिंग चाहिए ही नहीं, तो जो ये हमारा केस ये था, तो इसका आंसर होता है NCR। लेकिन अब हमारे पास पी हमें हटाना ही हटाना है, तो अब हमारे पास टोटल कितने बचे, n-p, और उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, r। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, n-p-c-r। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन या टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जो नहीं चाहिए उसको हटा दो और जो बचे हुए हैं उन्हीं में से सेलेक्ट कर लो। अरेंजमेंट का तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ सिलेक्शन चाहिए, चूज़ करना है हमको, परम्यूट तो कराना ही नहीं है। परम्यूटेशन नहीं बोला उसने कि हमें परम्यूट कराना है, तो हमने सीधे लिख दिया n-p-c-r। उसके बाद इसी का केस सेकंड ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, वो कह देगा कि भाई इसको तो तुम्हें लेना ही लेना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग आर थिंग आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग if p particular thing must be included। ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो हमें लेना ही लेना है, मजबूरी है। हम भी कोई भी सिलेक्शन करेंगे तो हमें इस हर एक में ये तो चाहिए ही चाहिए। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, और अरेंजमेंट की कोई टेंशन नहीं, सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो पहले हमारे पास n थे, उसमें से r को लेना था, लेकिन अब जो है उसने कहा है कि p पर्टिकुलर थिंग मस्ट बी इंक्लूडेड, p तो होना ही होना चाहिए। तो अब हमारे पास जब p को हमें लेना ही लेना है, तो पहले p को बुला के सेलेक्ट कर दिया गया। तो p को बुला के सेलेक्ट कर दिया हमने कि भाई p आप तो आ ही जाओ। तो अगर p आ गया हमारे पास, तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट थे वो n नहीं बचे, वो हो गए n-p। और जो r थे, क्या वो r ही बचे? अगर हमने एक p को सेलेक्ट कर लिया है तो फिर एक हमें कम करना पड़ेगा ना। तो हमने जो p को सेलेक्ट किया वो यहाँ से भी p कम होगा। सपोज करो यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लो कि 10 में से हमको 4 को सेलेक्ट करना था, लेकिन एक ये आदमी ऐसा था दबंग, इसने बोला मेरा तो सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। ठीक है ना, गुस्से वाला आदमी था ये, उसने कहा भाई मेरा सिलेक्शन तो होना ही होना चाहिए। तो एक आदमी को लेना मजबूरी हो गया। तो ये जब 10 में से 4 ले रहे थे तो 10C4 हो रहा था,
लेकिन इसने कहा कि भाई हम दबंग हैं, हमें सिलेक्शन करवाना ही करवाना है, तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी 9 की हो गई, क्योंकि अब हमारे पास एक तो सेलेक्ट हो ही गया, और 9 में से 4 को नहीं लेना है अब हमको, क्योंकि 9 में से एक को तो हम सेलेक्ट कर ही चुके हैं, अब एक कम हो गया भाई, ये हुड़ हुड़ दबंग आ गया हमारे पास ना। तो अब क्या हो गया, ये 3 हो गए, तो 9 में से 3 को लेना पड़ेगा, तो 9C3 हो गया, ठीक है ना। तो ये नहीं सोचेंगे कि 9C4 हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने 4 को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया और एक पहले से है, तो फिर बुरा मान जाएगा कि यार हमारा तो सिलेक्शन हो चुका है, फिर भी 4 लोग क्यों लिए गए। तो ये भी बात हजम हो रही होगी आपको, बहुत इजी सा काम है, क्योंकि हम ये कर चुके हैं, परमुटेशन में हमने बहुत अच्छे से ये किया हुआ है। अब करते हैं क्वेश्चंस, कुछ इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इन दोनों से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ how many different selection 6 book how many different selection of 6 book can made from 11 different book। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट की बात हो रही है, सेम की बात नहीं हो रही है। इफ नंबर 1 पार्ट में पूछा है 2 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज सिलेक्टेड, 2 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड, पहला क्वेश्चन ये है। और सेकंड क्वेश्चन है 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नेवर सेलेक्टेड, 2 को तो लेना ही लेना नहीं है, और 2 को लेना ही लेना है। तो बहुत इजी है, बताइए आंसर समझ में आ रहा होगा हम सबको कि 11 में से 6 को सेलेक्ट करना था, लेकिन फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हमें 2 पर्टिकुलर बुक्स तो लेनी ही लेनी है, तो अब हमारे पास 11 का चॉइस नहीं बचा हमारे पास, क्योंकि 2 को तो लेना ही लेना है। तो अब हमारे पास जो चॉइस बचा है वो कितने का, 9 बुक्स का बचा है, क्योंकि 2 को तो हमने ले लिया, तो 11 माइनस 2, और हमने 2 को इधर भी ले लिया है, तो ये हो गया 6 माइनस 2। तो अब हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ सिलेक्शन 71। ओके, तो 9C4, तो इसका आंसर 21 आ रहा है, चेक कर लिया है। ओके, चलिए सेकंड पार्ट का बताइए, सेकंड में क्या होगा। सेकंड भी बहुत इजी है, 2 को तो चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, उनका तो होना ही नहीं चाहिए, तो उनको भगा देते हैं। तो 11 में से 2 को कम कर दिया, 2 को भगा दिया, तो अब हमारे पास 9C3। हाँ, तो ये हो गया 11 माइनस 2, लेकिन हमें लेने तो अभी भी 6 ही हैं, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, नंबर ऑफ वेज हो गए 9C6, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, 84। 84, पहले का क्या बताया, 21। Yes, sir. ओके, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, एक और फिर लिखते हैं। An uncontained 3 red pen, सर पहले में 21 into 6 आएगा। अच्छा 21 into 6 है, चलो इसको हटा ही देता हूँ मैं, 9C4, ठीक है। An uncontained 3 red pen, 4 green pen and 6 yellow pen।
फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग find number of ways of drawing 4 pen from the urn 4 pen from the urn if at least, अब ये वर्ड आ गया एटलीस्ट, याद आता होगा जब ये एटलीस्ट आता है, एटलीस्ट वन रेड पेन is to be included in the draw. All the pen, ये ध्यान रखेंगे, all the pen are different. ये मत सोचे कि सारे पेन एक ही टाइप के हो जाएंगे, सारे पेन एक दूसरे से अलग है देखने में. All the pen are different from each other. जो रेड पेन है 3 वो भी देखने में अलग अलग है, नहीं तो फिर वो तो सेम टाइप के हो जाएंगे. तो ये भी गिवन है साथ में. तो थोड़ा सोचें आप, फिर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए आंसर की. पहले तो सी के टर्म में देखें, फिर आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में भी बताएं. कह रहा है कि एक अर्न है, एक थैला है, उसमें 3 रेड पेन है, 4 ग्रीन पेन है और 6 येलो पेन रखे हुए हैं. नंबर ऑफ वेज, हमें 4 पेन सेलेक्ट करने हैं. कम से कम एक रेड पेन तो होना ही होना चाहिए, मतलब एक रेड पेन तो लेना ही लेना है. 1 रेड पेन इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ. एक रेड पेन तो लेना ही लेना है. नहीं समझ में आ रहा क्या करेंगे? चलिए मैं बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आप सी के टर्म में निकाल चुके हैं तो बताइए मुझे, नहीं तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे. देखिए ये कह रहा है कि एक अर्न है जिसमें 3 रेड पेन है, 4 ग्रीन पेन है और 6 येलो पेन है. और अब इसमें कह रहा है कि इसमें से 4 पेन जो है हमें सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट करना है. अब यहाँ पर जब हमें 4 पेन इसमें से सेलेक्ट करना है तो अब आगे क्या करेंगे? उसने ये भी बोला है साथ में कि कम से कम जो है वो एक रेड पेन तो रहना ही चाहिए. एटलीस्ट 1 रेड पेन इज टू बी इंक्लूडेड. कम से कम एक रेड पेन तो रहना ही रहना चाहिए. तो एक पेन तो हमें चाहिए ही चाहिए. तो या तो हम पहले ये करें कि कम से कम पहले एक रेड पेन का निकालें, फिर 2 रेड पेन का निकालें, फिर 3 रेड पेन का निकालें, फिर 4 रेड पेन का निकाल 3 ही रेड पेन है सॉरी, तो 3 तक का निकालें. या एक काम मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब भी कभी वर्ड एटलीस्ट आता है तो हमें टोटल में से नन को माइनस कर देना चाहिए. एटलीस्ट जब भी वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में यहाँ तुरंत क्लिक होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट आया तो टोटल में से नन को माइनस करना है.
तो टोटल पेन में से जितने भी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है उसमें से एक भी रेड पेन ना हो उसको माइनस कर देते हैं। तो देखो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, सॉरी ये कौन सा, इसको हटा देते हैं। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज चूजिंग 4 पेन माइनस number of ways choosing 4 नॉन रेड पेन। जो रेड पेन नहीं है उनको हमें चूज करना है। 4 नॉन रेड पेन जो रेड नहीं है उनको चूज करना है। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास है 6 और 4 10 और टोटल है 13। तो 13 में से 13C4 में से क्या माइनस कर देंगे, जिसमें रेड पेन नहीं है। तो रेड पेन को हटा दो अगर यहाँ से, तो ये कितने हो गए 10, और 10 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं 4, क्योंकि उसने बोला है कि 4 ही चाहिए। तो 13C4 माइनस 10C4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप खुद से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीआर का फॉर्मूला सबको पता है। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, चलो ये भी बहुत इजी सा है, इसी से रिलेटेड है। इसका आंसर ज़रा आप देखें क्या होगा। ऊपर वाले में किसी कोई प्रॉब्लम है, इस वाले में 505 505 आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, ये इसका आंसर है मेरे पास। तो 505 आ गया, आंसर सही है। देयर आर एम वाइट एंड एन। अब देखो जब एम और एन आता है ना तब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर तुम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर कर लिया करो तो फिर प्रॉब्लम कम होती है। देयर आर एम वाइट एंड एन ब्लैक बॉल in an urn. In how many ways? In how many ways can R ball be selected? In how many ways can R ball be selected from the urn of which K balls will be white? उनमें से K जो है वो white होनी चाहिए। It is assumed that, ब्रैकेट में गिवन है, it is assumed that each color are distinct, that the ball of, it is assumed that the ball of each color, ये तो खैर समझ में आ जाएगा हमको, are distinct या different। चलो इसका आंसर बताओ, दो एक ही लाइन में आंसर आएगा सीधे सीधे, थोड़ा सा सोचो, इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना, सी के टर्म में आंसर देना है बस। एम वाइट सर एम प्लस एन माइनस, हाँ बोलो बोलो, सोच लो थोड़ा सा सर और एम सोच लो थोड़ा सा और सोच लो। थोड़ा सा पहले एक बार और पढ़ लो आराम से क्या कह रहा है। एम वाइट है और एन ब्लैक बॉल है, उसमें से हमको आर बॉल सेलेक्ट करनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने बोला है कि वाइट बॉल जो के बॉल है, अच्छा के बारे में मैंने बोला था वाइट, के विल बी वाइट, ये विच लिख दिया, यहाँ वाइट है ना।
के जो है वो वाइट होनी चाहिए उसमें से। तो वाइट को वाइट में से ही सेलेक्ट कर सकते हो ना। ब्लैक को लेके जाओगे अगर तुम, ब्लैक से वाइट कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? तो वाइट से वाइट ही सेलेक्ट होगी। टोटल ले भी लोगे तो भी कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास जो वाइट है उसमें से वाइट सेलेक्ट कर लो, बाकी जो बची है उसमें से जो बची हुई है वो सेलेक्ट कर लो, सीधी बात। बताओ भाई, इतना क्या सोचने लगे तुम लोग? हमारे पास m बॉल है वाइट, m वाइट बॉल है और n ब्लैक बॉल है, और उसमें से हमको r बॉल जो है वो सेलेक्ट करनी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने कहा है कि उस जो सिलेक्शन होगा r बॉल का, उसमें जो k बॉल है वो वाइट होनी चाहिए। k बॉल विल बी वाइट। तो वाइट होनी चाहिए, तो इसका मतलब पहले वाइट बॉल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। के बॉल जो है वो वाइट बॉल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वाइट को वाइट से ही सेलेक्ट कर सकते हो। वाइट को वाइट से ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, या रिक्वायर्ड वेज इक्वल टू क्या हो गया, पहले वाइट बॉल सेलेक्ट करते हैं। तो m वाइट थी, उसमें से हमने सेलेक्ट किया k वाइट। तो वाइट तो सेलेक्ट हो गई, पर म्यूट कराने की टेंशन है नहीं हमारे पास। अब जब m में से हमारे पास k सेलेक्ट हो गई है, MCK, तो अब हमारे पास कितनी बॉल, अब जो बची हुई बॉल थी वो हमें r लेनी थी, लेकिन उसमें से k सेलेक्ट कर चुके हैं। तो अब कितना सिलेक्शन बाकी है हमारे पास? सोचो यहाँ पर अब कितना सिलेक्शन बाकी है। हाँ, r माइनस k सिलेक्शन बाकी है। और r माइनस k जो है वो किससे लेनी पड़ेगी हमको? वो किससे लेनी पड़ेगी? ब्लैक m प्लस n से लेनी पड़ेगी कि सिर्फ n से लेनी पड़ेगी? सर n प्लस n। नहीं, m प्लस n से लेंगे तो फिर तो वाइट को भी हम ले रहे हैं टोटल में, जबकि हम वाइट तो पहले ही अलग कर चुके हैं। वाइट को तो हम सेलेक्ट कर ही चुके हैं m में से, हम वाइट तो सेलेक्ट कर चुके हैं। हाँ, तो n में से अब हमें कितनी लेनी पड़ेगी? NC r माइनस k। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? नो सर। चलिए, तो फिर अगले टर्न पे मिलते हैं। यहाँ तक आप कंप्लीट करें अपना। ब्लैक में से कैसे वाइट सिलेक्ट करेंगे? किसमें से? सर आपने बाद में किया ना NC r माइनस n r माइनस k। तुमने बताया ना कि r माइनस k बची बॉल हो गई। सर वो नहीं, ऊपर जो n है सर वो तो ब्लैक है ना। हाँ, क्योंकि उसने बोला था ना हमको, उसने क्या बोला है कि m वाइट और n ब्लैक बॉल है, उसमें से k बॉल, उसमें से r बॉल सेलेक्ट करनी थी जिसमें k वाइट होनी चाहिए। तो हमने पहले वाइट को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा। तो अब बची कौन सी हमारे पास? वाइट को तो सेलेक्ट कर चुके हैं, इसलिए हमने लिया n में से। ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर।